सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित तथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से बृहत्पराशर होराशास्त्र पुस्तक को आधार मानकर हम सभी अध्ययन करते हैं। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि बृहत्पराशर होराशास्त्र की कक्षा पृष्ठ संख्या 164 छठे भाव के फलादेश के सूत्र। तो यहाँ पर बृहत्पराशर होराशास्त्र में 164 पृष्ठ पर जो द्वादश फलाध्याय, द्वादश भाव विचाराध्याय के श्लोक संख्या 104 से आगे हम सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने इसी पुस्तक के माध्यम से पूर्व की कक्षाओं में या अब अन्य पुस्तकों के माध्यम से हम लोगों ने यह पढ़ा है कि छठे भाव से किन किन चीजों का, किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, छठे भाव का महत्व क्या है। इस विषय वस्तु पर थोड़ा हम लोग आज पुनरावृत्ति कर लेते हैं, फिर हम लोग पुस्तक को पढ़ेंगे। छठा भाव कुंडली का लग्न भाव यह होता है, इसे प्रथम भाव कहा जाता है। यह दूसरा भाव या तीसरा भाव या चौथा भाव या पांचवा भाव या छठा भाव। छठा भाव मूलतः वास्तव में अशुभ भाव कहा गया है। यहाँ से हम अपने शत्रु, बीमारी का विचार करते हैं या कर्ज का भी विचार करते हैं। बीमारी हो या कर्ज हो या शत्रु हो या हमें सदैव नुकसान पहुंचाते हैं। बीमारी भी हमारे शरीर को कमजोर करता है। कर्ज भी यदि हम ले लेते हैं तो आय प्रभावित होती है या संचय प्रभावित होता है। आय के बहुत से हिस्से ब्याज में चले जाते हैं या दूसरा। अगर शत्रु है वो भी हमें समस्या पहुंचाने का काम करता है। तो यह जहां शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है, बीमारियों का प्रतिनिधित्व करता है, शत्रु, बीमारी एवं कर्ज का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह सभी अच्छे नहीं कहे जाते। सामान्यतः इस भाव से रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट, भय, संघर्ष, हिंसा, सौतेली माता का भी विचार किया जाता है। छठे भाव से मतभेद भी, भाइयों से भी मतभेद देखे जाते हैं। परिश्रम, मुकदमा, शोक, पाचन तंत्रों की, शरीर के आंतरिक भाग, अंग इत्यादि। चौथे भाव से यह तीसरा भाव होने के कारण, यानी कि माता भाव से तीसरे भाव होने के कारण माता के भाई बहन का भी विचार यहाँ से किया जाता है। मामा मौसी, तो यह छोटे मामा मौसी और बड़े मामा मौसी का विचार दूसरे भाव से। कुंडली के छठे भाव को त्रिशदाय भी कहा जाता है। त्रिशदाय में 3 भाव आते हैं, तीसरे, छठे एवं 11। ये त्रिशदाय भाव, ये अच्छे फल नहीं देते। त्रिशदाय भाव को खराब भाव कहा जाता है। तो त्रिशदाय भाव में भी छठा भाव आता है एवं त्रिक भाव, जिसे दूरस्थान कहा जाता है, जिसमें छठे, 8वें, 12वें भाव आते हैं, इसमें भी छठा भाव। यह दोनों प्रकार से अशुभ हो जाता है। इस भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, चाहे शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, भाव के स्वामी अशुभ फल देने का काम करते हैं। छठे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है उस भाव के कार्यों में समस्याएं देता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। उस भाव से संबंधित अंगों में या उस भाव से संबंधित कार्यों में समस्याएं देता है। अब छठे भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठ जाए तो यह दशम भाव के कार्यों में भी बीमारी दे सकता है। बीमारी का मतलब क्या होता है कि पता ही नहीं चले जल्दी कि समस्या कहाँ है और कार्य भी सफल न हो। यह भी तो एक प्रकार का बीमारी ही, कार्यों का बीमारी है। दशम भाव से शरीर के जिन अंगों का विचार किया जाता है उन अंगों में भी बीमारी होने की संभावना है। कभी कभी अशुभ भाव के स्वामी, छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी कभी कभी
डबल निगेटिव क्या होता है? डबल निगेटिव। तो हम लोगों ने बचपना में पढ़ा है माइनस और प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस ना। जी माइनस 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 इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस प्लस। प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। अब प्लस माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो जहां पे दो माइनस हो जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यदि एक बुरे भाव का स्वामी दूसरे बुरे भाव में बैठ जाए तो यह दोहरा माइनस हो गया ना, दो प्रकार का। दो प्रकार से हो गया, फिर कि नहीं हो गया? जी अब यही अगर माइनस गुने माइनस माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, यानी कि माइनस वाला यानी कि देने वाला ग्रह अगर नुकसान देने वाले ही भाव में बैठ जाए तो प्लस हो गया, यानी कि अच्छा फल दे दिया। तो इसी को कहते हैं विपरीत राजयोग, इसी को कहते हैं विपरीत राज। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा एवं समझा कि छठे भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। छठे भाव के कारक ग्रह हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में इसी बृहस्पति होराशास्त्र पुस्तक के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा कि छठे भाव के कारक कौन कौन से ग्रह होते हैं। तो छठे भाव के कारक मंगल होते हैं। किन चीजों के लिए? यदि छठे भाव से शत्रुता का विचार किया जाता है तो कारक मंगल होते हैं। अवरोध, चोट, मुकदमा इत्यादि का विचार करना होता है तो मंगल होते हैं। छठे भाव से बीमारी का विचार किया जाता है, कर्ज का विचार किया जाता है तो कर्ज एवं बीमारी के लिए शनिदेव कारक होते हैं। छठे भाव से मामा का भी विचार किया जाता है तो फिर बुधदेव कारक होता है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब हम चलते हैं, अब हम लोग पुनः बृहत्पराशर होराशास्त्र की पुस्तक को पन्नों को पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं कि बृहत्पराशर होराशास्त्र पुस्तक के 164 पृष्ठ पर क्या लिखा गया है और उसको समझने का हम सभी प्रयास। तो यहाँ से 104 श्लोक से शुरू हो रहा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है खष्टिस छठे भाव का स्वामी पापग्रह हो और जन्म लग्न हुआ 8वें भाव में बैठा हो तो शरीर में घाव के चिन्ह होते हैं। छठे भाव में भी हो तो वही फल होता है। यानी अब किसी भी लग्न की हम लोग कुंडली बना लेते हैं सूत्रों को समझने के लिए। अगर मान लिया जाए कि कर्क लग्न की ही कुंडली है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3। अब इस सूत्र के अनुसार छठे का स्वामी इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी कौन हो गए? यहाँ पे 9 नंबर की राशि छठे भाव में लिखा हुआ है। छठे भाव को 9 नंबर राशि के सामने देवगुरु बृहस्पति है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए। पुस्तक में क्या लिखा गया? पुस्तक में लिखा गया कि छठे भाव के स्वामी पापग्रह हो, खष्टेश पापग्रह हो और जन्म लग्न व 8वें भाव में बैठा हो तो शरीर में भाव रंचीन होता है। छठे भाव में भी हो तो वहीं पर होता है। तो अब देखा जाए क्या यह सूत्र इस कुंडली पे लगा, हाँ या नहीं? तो यह सूत्र छठे भाव पर नहीं लगा नहीं लग रहा जी। क्योंकि यहाँ पर छठे भाव के स्वामी पापग्रह नहीं है। ये क्या है? शुभाग्रह। शुभाग्रह है।
यदि यहीं कोई अन्य लग्न होता, अगर यहीं पे 11 नंबर की राशि होती तो 12 यहाँ पर हो जाता, तो 3 यहाँ पर होता, 6 यहाँ पर होता, 9 यहाँ पर, 10 यहाँ, 11 यहाँ पर। अब खस्टेस कौन हो गए? शनिदेव हो गए। जी यहाँ पर 12, यहाँ पर 1। अब शनिदेव लग्न में भी अगर बैठते हैं तो, या 8वें भाव में बैठते हैं तो, या भावेश होकर के बैठ जाते हैं तो शरीर पे घाव का निशान होता है। ये नहीं कि इस जन्म के घाव का निशान, वह पूर्व के समयों का, पूर्व के जन्मों का निशान होता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि शरीर के किसी न किसी अंगों में किसी किसी व्यक्ति के, भले ही वहां पे चाकू से या किसी चीज से कटा पिटा नहीं है, लेकिन व्यक्ति वयस्क होता चला जाता है तो घाव का निशान अपने आप उभरता चला जाता है जब शरीर विकसित होता है। ऐसा आप लोगों ने अवलोकन किया है कि नहीं किया है? जी किसी के, सभी के शरीर पर नहीं होता, क्योंकि लग्नेश तो, खष्टेश तो सभी के पापग्रह नहीं हो सकते ना। जी नहीं नहीं, नहीं गुरु जी। नहीं हो सकते। यदि पापग्रह होते हैं तो, यदि खष्टेश पापग्रह हो और कुंडली के लग्न में हो, 6ठे में हो या 8वें में हो, तो शरीर पे घाव के निशान देखने को मिलते। अब वह शरीर के किस अंग में होंगे, शरीर के किस अंग में होंगे, यह भी देखना चाहिए। तो खास करके इसके लिए केतु देव को भी देखा जाता है। किसको देखा जाता है? केतु देव। अब केतु देव जिस भाव में होते हैं, उस भाव शरीर से के जिस अंगों का विचार किया जाता है। अब मान लिया जाए कि केतु देव यहीं पे बैठे हुए हो, केतु देव यहीं पे चौथे भाव में बैठे हुए, तो फिर भाव के दाग कहाँ देखने को मिलेंगे? चौथे भाव में। छाती चौथे भाव से संबंधित शरीर के अंगों में। छाती पर जी। हृदय, हृदय, फेफड़ा गुरु जी। अब मान लिया जाए कि अब देव, केतु देव तो यहाँ भी देख रहे हैं, 10वें भाव को भी देख रहे हैं अपनी दृष्टि से। केतु देव 12वें भाव को भी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, केतु देव 8वें भाव को भी देख देख रहे हैं। देख रहे हैं। तो अगर देव गुरु बृहस्पति अंश बल से मजबूत भी हो, अंश बल से मजबूत हो, मजबूत, अगर मान लें कि यही देव गुरु बृहस्पति अब यहाँ हो जाए, अच्छी स्थिति में हो जाए, या दूसरे भाव में ही हो जाए देव गुरु बृहस्पति, तो अपने मित्र की राशि में भी हो गए, अंश बल से भी मजबूत हो, ठीक ठाक हो। अगर मान लें कि 15 अंशों के हो तो युवावस्था के हो गए, यानी कि जब चौथे भाव का स्वामी मजबूत हो गया, तो फिर क्या चौथे भाव के शरीर के अंगों में भाव के निशान देखने को बाद में मिलेंगे? नहीं गुरु जी। नहीं मिलेंगे। तो अब केतु जिस भाव में है, वह भाव के स्वामी यदि मजबूत है तो फिर उसे छोड़ देंगे, फिर मंगल को देखेंगे। क्या, किसको देखेंगे? मंगल। मंगल किस भाव में? अगर मंगल यहीं पे है 11वें भाव में, तो यहाँ पे नीच राशि का होगा, बुरा फलदाता होगा, इसकी तो स्थिति खराब हो गई ना। जी। तो अब 11वें भाव से शरीर के जिन अंगों का विचार किया जाता है, वहां पे घाव के दाग। तो 11वें भाव से शरीर के किन भागों का विचार किया जाता है? टेहुना से नीचे, जी। तो वहां पर होगा। अगर मंगल भी कहीं ठीक ठाक हो, मंगल भी कहीं ठीक हो। ठीक हो, फिर तब क्या देखेंगे? तब देखेंगे कि केतु जहां देख रहा है, पहले केतु को देख लेंगे कि जिस भाव में है उसका भाव का स्वामी खराब तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। यदि कमजोर है तो उस भाव में नहीं, उस भाव से संबंधित अंगों को। अगर केतु जिस भाव में है उस भाव का स्वामी अच्छा है, शुभ है, मजबूत है, बलवान है, तो मंगल जिस राशि में, जिस भाव में है, अगर खराब है तो उसका, अगर मंगल भी जहां जिस भाव में है अच्छी स्थिति में हो, अब मान लिया कि मंगल 5म भाव में बैठा हुआ,
तब तो मंगल की उच्च की स्थिति हो गई, तब अच्छा हो गया या खराब हो गया? अच्छा हो गया गुरु। अच्छा हो गया। फिर केतु के दृष्टियों को देखेंगे कि केतु देख कहाँ रहा है, तो 12वें भाव को देख रहा है, 10वें भाव को देख रहा है और 8वें भाव को देख रहा है। तो इन तीनों भावों को जहां देख रहा है, उन भावों में से किस भाव के स्वामी कमजोर? जिस भाव के स्वामी कमजोर है और केतु उस भाव को देख रहा है, तो शरीर के उन अंगों पर घाव के निशान होंगे। होने की संभावनाएं बन सकती। अब शरीर के वैसे अंग जो सब कोई देखते रहते थे, जैसे हाथ है, चेहरा है, पैर है, तो वो देख रहे हैं। पैर पे ही दाग, पेट पे दाग हो, पीठ पे दाग, वो तो दिखलाई देता नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब पुस्तक की बात है और पुस्तक में दिया गया है, तो हम सबों को इस बातों को समझ लेना चाहिए। चाहिए। चलिए थोड़ा सा पहले पन्ना साफ कर लेते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग अन्य अगले श्लोक। लिखा गया है कि इसी प्रकार पिता आदि भावेशों के साथ खष्टेश युक्त होकर कुंडली के 6ठे 8वें भाव में हो, तो उनके शरीर में भी व्रण का चिन्ह कहना चाहिए। जैसे सूर्य खष्टेश हो तो सूर्य खष्टेश हो तो सिर में। अब यहाँ पर और जी, भी दिया। वर्ण 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 यानी क्या होता है गुरु जी? वर्ण। वर्ण मतलब घाव। अच्छा अच्छा। अब यहाँ पर अगर खष्टेश इन्हीं भावों में, अगर खष्टेश इन्हीं भावों में अगर सूर्य के साथ में युक्त हो जाए, अगर मान लिया कि यहीं पे, इसको भी मिटाते हैं, किसी पापाग्रह वाली राशि बना लेते हैं यहाँ। अगर मान लिया कि यहीं पे 8 नंबर की राशि है, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब खष्टेश कौन हो गए? मंगल देव। और मंगल और सूर्य यहीं पे बैठ जाए, मंगल और सूर्य यहीं पे बैठ गए। अब किसी ग्रह से युति है, तो यदि अब इससे पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा जहां पे किसी ग्रह की युति नहीं थी। नहीं है, तो वह सूत्र लागू होता है। यदि किसी ग्रह से युक्त है तो क्या होगा? तो अगर खष्टेश इन्हीं बुरे भाव में, नहीं, यहाँ तो 6ठा 8वां ही है ना, 12वां तो है ही, 12वां तो नहीं है। नहीं। अगर यही खष्टेश अपने स्वराशि का ही होकर यहाँ मंगल सूर्य यहाँ हो जाए, या मंगल सूर्य जब यहाँ हो जाए, तो क्या हो? यहाँ पुस्तक में लिखा गया है, खष्टेश पापग्रह हो तो जन्म लग्न व 8वें भाव में बैठा हो तो शरीर में घाव के चिन्ह होते हैं। 6ठे भाव में हो तो भी वही फल होता है। यानी कि खष्टेश स्वराशि का होकर भी 6ठे भाव में हो तो भी घाव के निशान देखने को मिलते हैं। अगर अकेले हैं तो किस कायदे से देखेंगे? केतु को देख लेंगे। अगर वही खष्टेश किसी ग्रह से युक्त होकर बैठ गए, अगर सूर्य देव के साथ में युक्त होकर के बैठ गए, तो कहाँ? सिर में।
अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो मुंह पर, चेहरा पर या कंठ पर। अगर बुध के साथ हो तो नाभि में। देवगुरु बृहस्पति के साथ हो तो नाक में। अब यहाँ पर शुक्ल हो तो आंख में। अब गुरु हो तो नाक में, गुरु हो तो नाक में। और यहाँ शुक्ल लिखा गया है, इस शुक्ल का मतलब क्या होगा? शुक्र। यहाँ शुक्ल का मतलब यदि कोई सदस्य बतला सकता है तो बोले। शुक्र गुरुजी। भृगु नानयन। हाँ, पांडे जी है ना, विद्वान है, व्याकरण की जानकारी है। यदि अब यहाँ पे इन शब्दों को हम लोग अर्थ नहीं समझे तो थोड़ा संस्कृत का भी सहयोग ले लें। तो यहाँ पर लिखा गया है कि गुरु नाम नासिकायां च भृगुनांग नयनम पदे। तो भृगु किसे कहा जाता है? शुक्रदेव को कहा जाता है ना। जी गुरुजी। तो अब शुक्रदेव के बदले में यहाँ शुक्ल का भी इंतजाम हुआ, लिखा गया। यानी कि हम लोगों को क्या शिक्षा मिली? ये इस पुस्तक के जो टीकाकार हैं उन्हीं के लिखे हुए शब्दों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ना। तो टीकाकार का लिखना है भृगु का मतलब शुक्ल भी, यानी कि शुक्रदेव के बदले शुक्ल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है। पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि शुक्र के साथ में अगर खष्टे छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या लग्नी हो तो आंख में और पैर में, आंख में और पैर में। तो आंख में दाग हो सकता है घाव का, या पैर में हो सकता है। शनि राहु हो, अगर छठे भाव के स्वामी के साथ में शनि या राहु हो तो कुक्षी, कोख में यानी कि पेट पर। अगर छठे भाव का स्वामी केतु से युक्त हो, अगर लग्न में हो या आठवें भाव में हो या छठे भाव में हो तो भी पेट पर। कोख किसे कहा जाता है? पेट को ही ना। जी। संस्कृत में भी श्लोक है। हमारे पंडित जी लोग जब पूजा पाठ कराने घर पर हमारे आते हैं तो एक श्लोक पढ़ाते हैं कलशा के प्रणाम करने के लिए कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासत्या कुक्षौ सागरासन सप्तदीपा वसुंधरा। तो वहीं कुक्षी या कुक्षौ एक शब्द की वो तो कारक भेद से अलग अलग रूपांतरण हो गए। 8 विभक्ति होती है, हर विभक्ति के 3 रूप हैं, या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का आखिरी 24। यानी कि एक शब्द को तो 24 प्रकार से लिख करके प्रयोग किया जाता है। जी। जी गुरुजी। कुक्षी यानी सप्तमंत, सप्तमंत है गुरुजी। सप्तमी यानी कुक्षी यानी कोख में, कुक्षी यानी सप्तमी में पै पर। हाँ, वही तो हम आपका नाम लिए हैं कि व्याकरण की जानकारी तो हमें उतना कम लेकिन आपको थोड़ा बेहतर है। आशीर्वाद है। कहने का मतलब है कि विद्या एक ही व्यक्ति सभी विद्याओं का समझदार हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, यह कोई संभव नहीं। नहीं। नहीं है। हो सकता है बहुत से व्यक्ति हैं जो कई विद्याओं के जानकार हैं, उसे महान व्यक्ति कहा जाता है। लग्नेश, देखिए लग्नेश मंगल की राशि में अथवा बुध की राशि में होकर, लग्नेश मंगल की राशि व बुध की राशि में होकर कहीं पर बैठा हो तथा बुध से देखा जाता हो तो मुंह में रोग होता है।
इसको कैसे समझेंगे? आसान सा सूत्र है, लग्नेश मंगल की राशि में अथवा बुध की राशि में। अब इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश कौन बनते हैं? स्वयं बुधदेव हैं। सूत्र क्या है? लग्नेश मंगल की राशि व बुध में राशि में होकर कहीं भी बैठा हो। तो अब यहाँ पर बुध का लग्न हो या मंगल का लग्न हो, उस पर यह सूत्र नहीं लगेगा। 3, 6, 1 या 8 लग्न होगा तो फिर यह सूत्र नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए लग्नेश भौम की राशि में या बुध की राशि में होकर कहीं भी बैठा हो, तो यदि अब लग्न में ही बुध की राशि होगी या यह होगा और इसी राशि में बैठा हुआ रहेगा, तो अगर 3 या 6 नंबर का लग्न हो तो फिर बुध नहीं लगा, मतलब लग्नेश बुध की राशि में अगर होकर कहीं भी बैठा हुआ रहेगा तो क्या खराब योग होगा? इस सूत्र को पुनः पढ़े, लग्नेश मंगल या बुध की राशि में होकर कहीं भी बैठा हो। अब इसी में लग्नेश कुलदेव हैं, अब यहीं पे बैठ जाए और बुध और किससे देखा जाता हो और बुध से देखा जाता हो, तब तो फिर बुध से देखा ही नहीं जाएगा ना। जी नहीं देखा जाएगा। और लग्नेश अपने स्वराशि में बैठा तो अपनी राशि को भी लाभ दिया और अपने दूसरे राशि को भी लाभ दिया, तो फिर बीमारी कहाँ से होगा? नहीं। अगर यहाँ पे 3 नंबर की राशि है, यहाँ पे 6, अगर यहाँ भी बुध बैठा था लग्नेश लग्न में ही है तो इसकी सुरक्षा करेगा, या यहाँ भी है तो लग्नेश दशम भाव में हो गया, सुख फल प्रदाता हो गया चैत्री। अगर लग्नेश मंगल की राशि में हो और लग्नेश ही मंगल हो तो फिर तो भी यह सूत्र लागू नहीं होगा। नहीं होगा। अब यही जैसे कि बुध लग्नेश बन रहे हैं और मंगल की राशि में बैठे हों, कहाँ बैठे हों? मंगल की राशि। लग्नेश अब मंगल की राशि में बैठ जाएं और बुध के द्वारा देखे जाएं तो यह सूत्र लगता है। या बुध देव यहाँ बैठ जाएं, मंगल की राशि यह भी है और यहाँ नहीं ना, हाँ लग्नेश से यहाँ बैठ जाए। शायद गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ना, जी क्योंकि लग्नेश यहाँ पर बैठ जाएंगे तब बुध ही बैठेंगे ना, तब बुध अपने से ही अपने को कैसे देखेंगे? तो यह सूत्र यदि बुध देव अगर लग्नेश होते हैं तो क्या यह सूत्र लागू होगा? नहीं लागू। नहीं होगा। यह सभी बातों को चर्चा के दरमियान में हम सबको को समझना चाहिए कि जो पुस्तक में सूत्र दे दिया गया वह किस लग्न पे लगेगा या किस लग्न पे नहीं लगेगा। यह हमारे कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, यह हमें क्या करता है? कल्पना शक्ति बढ़ाता है। कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। तो यह नियम लग्नेश यदि बुधदेव होते हैं तो लागू नहीं होता है, लग्नेश अन्य कोई ग्रह होगा तो लागू होगा, क्योंकि लग्नेश ही अगर मंगल की राशि में बैठ जाएगा तो फिर बुध के द्वारा देखा कैसे जाएगा? यहाँ पर दूसरे किसी ग्रह का नाम नहीं लिया गया, सीधे लिखा जा रहा है कि बुध से देखा जाता हो तो बुध को छोड़कर अन्य कोई भी ग्रह का लग्न बनता हो, यानी कि मिथुन लग्न और कन्या लग्न को छोड़कर कोई भी लग्न होगा, अब चाहे यह धनु लग्न ही क्यों न हो। अगर धनु लग्न यहाँ 9 हो जाता है तो 10 हो जाएगा, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यही लग्नेश अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं देव गुरु बृहस्पति, तो बुध के द्वारा आप देखे जा सकते हैं। बुध के द्वारा
देखे जा सकते हैं कि नहीं देखे जा सकते हैं गुरु? हो सकता है। जैसा हो सकता है। तो फिर मुंह से संबंधित समस्या। दूसरा कंडीशन यह भी बनता है कि गुरुदेव यहाँ भी हो सकते हैं, गुरुदेव यहाँ भी हो सकते हैं। तो बुध के द्वारा लग्न से देखा जा सकता है, बुध के यहाँ देख, तो समस्याएं हो सकती है। लेकिन अगर यहीं लग्ने से अगर 12वें भाव में हो जाए, लग्न यही हो, धनु लग्न ही हो, और बुध के द्वारा देखा जाता हो, तो इन दोनों कंडीशनों में अगर मंगल की राशि में, मेष राशि में धनु लग्न की कुंडली हो, मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ गए हो और 11वें भाव से बुध के द्वारा देखा जा रहा हो, तो ज्यादा बीमारी होने की संभावनाएं प्रबल होगी। या 12वें भाव में जो मंगल की दूसरी राशि है वहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए और छठे भाव से बुधदेव देखें तो ज्यादा समस्याएं होंगी। कहाँ से ज्यादा समस्याएं होने की संभावनाएं बनती है? छठे भाव से अच्छा। हाँ जी। अब यहाँ पे तो लग्नेश 1 नंबर की राशि में हो गया, फिर ठीक है, भाव से पंचम हो गया, लग्नेश अपने लग्न को देख रहा है, लग्न को थोड़ा मजबूत किया, यह भाव भी शुभ भाव है। लेकिन यह तो दोनों ही भाव खराब है। लग्नेश अगर यहाँ 12वें वृश्चिक राशि में बैठा तो अपने भाव से 12वें भी बैठ गया, 12वें में बैठे हुए ग्रह भी ठीक नहीं है। मुंह का भाव दूसरा है, यह देवगुरु बृहस्पति की नीच की राशि है। बुध देव छठे भाव के में बीमारी भाव में से बैठकर अब लग्नेश को देख लिए, तो यहाँ पर पुस्तक के सूत्र थोड़ा ज्यादा ही प्रभावी होते हुए दिखते हैं ना। जी। कहने का मतलब सूत्रों को हम सबों को समझना चाहिए कि क्या यह सूत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या सभी लग्नों में लग सकते हैं, हाँ या नहीं? तो सभी सूत्र सभी लग्नों में नहीं लग सकते, नहीं लग सकते। इसलिए हम सबों को सूत्रों को खूब अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर कुष्ठ योग दिया गया है। हालांकि यह बीमारी पहले के जमाने में थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, जब विज्ञान उतना प्रगति नहीं किया था, तब अधिकांश बहुत से इस कुष्ठ रोगियों की संख्या काफी देखने को मिलती थी। कुष्ठ रोगियों की संख्या ज्यादा काफी पहले देखने को मिलती थी, परंतु आजकल क्या कुष्ठ रोगियों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है? नहीं। उसके दवा इत्यादि ढेर सारे निकल चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है कुष्ठ योग में कि लग्नाधिपौ कुजौ बुधौ चंद्रेण यदि संयुतौ राहुनाम शनिनाम सार्ध कुष्ठम तत्र विनिर्दिश्यते। लग्नाधिपो कुजौ बुधौ चंद्रेण यदि संयुक्तौ राहुनाम शनिनाम सार्ध कुष्ठम तत्र विनिर्दिश्यते। यदि लग्नेश बुध या मंगल हो, यदि लग्नेश बुध या मंगल हो और चंद्रेण यदि संयुक्त हो और चंद्रमा से युक्त हो, राहु नाम शनि नासार्ध यानी कि राहु और शनि सार्ध में साथ हो, कुष्ठम तत्र विनिर्दिश्यते। कुष्ठ क्या है? यह भी एक प्रकार की बीमारी है जिसे घाव भी कहा जा सकता है। ऐसा घाव जो जल्दी छूटता न हो, और भी कई क्वालिटी होते हैं, कई प्रकार के घाव होते हैं जो जल्दी नहीं छूटते हैं। अब उसी में एक प्रकार का यह भी, एक प्रकार का यह भी बीमारी है। यह किस लग्न में निर्भर करता हो, लागू हो सकता है। तो यह 4 ही लग्नों में यह हो सकता है। क्या तो लग्न में 3 या 6 नंबर की राशि हो, या 1 और 8 नंबर की राशि।
तो लग्नेश किसके साथ में हो जाए? यदि मंगल व बुध लग्नेश होकर चंद्रमा राहु शनि से युक्त हो, यानी कि चारों ग्रह हो जाए एक ही जगह, यानी कि लग्नेश चंद्रमा राहु और शनि। अब ये कुंडली के किसी भी भाव में बढ़ जाए, अगर ये मंगल की ही लग्नेश है 1 या 8 है, तो कुंडली के कहीं भी अगर चौथा भाव हो तो चंद्रमा, मंगल, राहु एवं शनि की युति हो तो ऐसी रहते हैं। तो ऐसे बिरले बिरले कोई कोई कुंडली देखने को मिलता है, क्योंकि राहु एवं शनि आपस में युक्त कितने वर्षों के बाद होते हैं? लगभग अरे मेरे भाई, अभी तो राहु शनि की युति समाप्त हुई है, कुछ महीने पहले या वर्षों पहले। अभी राहु देव का अंशात्मक मान कितना है गोचर में? किस राशि में है? तो 11 नंबर की राशि में है। फिर कितने वर्षों बाद में गोचर में आएंगे, युति होगी? आज के तारीख में शनि का अंशात्मक मान 20 है, राहु का अंशात्मक मान 8 है। 8-21 है। और शनि देव मीन राशि में है, राहु देव कुंभ राशि। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मीन राशि में शनि देव है, 20 अंशों के हैं, राहु देव यहाँ पर है और ये 8 अंशों के हैं। अब शनि देव 2.5 वर्ष में यहाँ पर आएंगे जी। 2.5 वर्ष में 10 महीना और भी है, लेकिन 2.5 वर्ष यह हुआ। अभी यहाँ पर ये 8 अंशों के हैं, तो लगभग 6 महीना ये अभी रहेंगे। फिर 1.5 वर्ष ये हुआ, फिर 1.5 वर्ष यहाँ पर हुए, फिर 1.5 वर्ष यहाँ पे राहु रहेंगे, फिर 1.5 वर्ष यहाँ पे राहु रहेंगे। ये कितना हुआ? 3 और फिर 3 6 वर्ष। 6 वर्ष। फिर 1.5 वर्ष राहु देव यहाँ रहेंगे, तो 7.5 वर्ष हुआ। तो शनि देव 2.5 वर्ष यहाँ, 2.5 वर्ष यहाँ, फिर 2.5 वर्ष यहाँ। तो शनि देव फिर यहाँ आएंगे, तो राहु देव यहाँ पर रहेंगे 1.5 वर्ष, और फिर इस 1.5 वर्ष के बाद में तब यहाँ आएंगे, तब तो शनि का मिलन होगा ना जी, युति होगा। यानी कि लगभग कितने वर्षों के बाद? 15 साल। 1 2 3 4 5 6 9 वर्ष तो ये हो गया। इसके बाद में कम से कम 10 महीना और, यानी कि लगभग 10 वर्षों के बाद में, लगभग 10 वर्ष में यह युति 10 वर्षों पर लगभग बनेगी, 10 वर्षों। और यह जब दोनों की युति रही होगी तो 8 साल 2 साल पहले, यानी कि 12 वर्षों पर, लगभग 13 वर्षों पर शनि राहु की, और वह जब युति बनती है तो ज्यादा दिन के लिए वह लाभकारी नहीं होता, क्योंकि शनि अपना आगे बढ़ते हैं, राहु पीछे की तरफ, दोनों के गतियों में प्रतिरोध है, विपरीत है, इसलिए थोड़ी जल्दी ही वह समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन फिर भी तो उसका समय लग ही जाता है, कुछ महीने लग जाते हैं, क्योंकि शनि बड़े स्लो प्लानेट है और राहु भी तो स्लो है, तो शायद तो इन 12 वर्षों पर 13 वर्षों पर कैसा योग बनता है। चलिए, यह भी इतना गणित आवश्यक था, इतना गणित जरूरी था। आज तो दिन में हमें लोग, एक विद्यार्थी आ गया था, परेशान कर दिया है दिन में, दिन भर आज हमको गणित करवाते करवाते थका दिया।
गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद उससे विद्यार्थी को बेलगा दीजिए। नहीं भगा सकते हैं ना, क्या करें। और जितना प्रेम से समझा रहे थे तब विद्यार्थी कह रहा है क्या कि तो सर के ऊपर से गुजर रहा है। कह दियो ट्रैक्टर के चक्का में बा, आए ट्रैक्टर के चक्का में सूत्र बा। ट्रैक्टर के चक्का में सूत्र बात कर दिए। ठीक, अभी एकदम अमन चैन से लेट करके अपना टेलीविजन देख रहा है। छोटे 3 से घंटा आज माथा खैले बाय। छोटे गुरुजी। नहीं तो अभिनंदन जी हैं आए हुए। चलिए अब हम लोग अगले सूत्र पर चलते। तो यह सूत्र कोई वैसा पेचीदा नहीं है जो हम सभी न समझे। 109 श्लोक, अगले श्लोक पर चले। जी अब यहाँ पर लग्नेश को छोड़कर चंद्रमा राहु के साथ लग्न में हो तो सफेद हो, शनि के साथ हो तो काला हो, मंगल के साथ में हो तो लाल। लेकिन यहाँ पर लग्नेश को छोड़कर, लग्नेश को छोड़ दिया जाए। लग्नेश लग्नाधिकार, लग्नाधिपम बिना लग्ने स्थितम श्वेत श्वेतम मसासस श्वेत कुष्ठम च कृष्ण कुष्ठम च शशिनाम स पूजेन रक्त कुष्ठम स्यात् देवम विचार। तो अब यहाँ पर लग्नेश है ये नहीं। चंद्रमा राहु की युति लग्न में हो तो सफेद कुष्ठ। यहाँ पर देखें पुस्तक का क्या रहा, चंद्रमा राहु हो तो सफेद कुष्ठ, सफेद कुष्ठ लग्न में। शनि के साथ हो तो काला कुष्ठ। कौन हो शनि के साथ? तो चंद्रमा शनि के साथ हो तो काला कुष्ठ। या चंद्रमा राहु के साथ लग्न में हो तो सफेद कुष्ठ, चंद्रमा शनि के साथ हो तो। शनि के साथ हो तो काला कुष्ठ। अब शनि राहु हो जाए ना, चंद्रमा एवं शनि हो जाए। इसके बाद में मंगल के साथ चंद्रमा हो तो लाल कुष्ठ, मंगल के साथ राहु हो तो। लेकिन क्या यह सूत्र उतना दिखता है आज के जमाने में? जी नहीं दिखता है। नहीं दिखता। तो इसके कारण है, इसके कारण है यदि लग्नेश शुभ युक्त हो जाए, लग्नेश देवगुरु बृहस्पति के साथ हो जाए तो नहीं, या लग्न बृहस्पति से दृष्ट हो तो नहीं, या लग्नेश बृहस्पति शुक्र से दृष्ट हो तो नहीं। क्योंकि यदि लग्न या लग्नेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो कुष्ठ रोग नहीं होगा। और आजकल तो इतना दवाइयां निकल गया है, इतने अधिक पावर के एंटीबायोटिक आ गए हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक अगर प्रारंभिक स्तर का कोई बीमारी हो तो कोई भी एंटीबायोटिक खा लीजिए तो कम से कम किसी भी प्रकार की बीमारियों को वह कम कर ही देता है। जब बीमारी बिगड़ जाती है, ज्यादा हो जाता है, तब विशेष एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। लेकिन एकदम कोई भी बीमारी हो प्रारंभिक स्तर में ही हो तो किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई भी व्यक्ति कोई भी एंटीबायोटिक लेकर खा लेता है तो वह बीमारी ठीक हो जाती है कि नहीं हो जाती? जी एक तो यह दवाओं का उद्भव हो जाने के कारण है, और यह भी हो सकता है कि आजकल ढेर सारे वैक्सीन यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली दवाइयां भी चल चुकी है, उसके कारण या लग्न सुप्रभावित हो जाए या लग्न सुप्रभावित हो जाए तो कई स्थितियों में तो
अगर चंद्रमा राहु लग्न में है तो कई स्थितियों में तो वह शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि भी हो जाती। अगर राहु के बारे में यह भी कहा गया है कि चाहे राहु हो, शनि हो, मंगल, अब राहु अगर शुभग्रह की राशि में है तो फिर तो वहां पर राहु से चंद्रमा प्रीत हो रहा है ना। अगर शुभग्रह की राशि में होगा तो राहु शुभ हो गया, तो फिर चंद्रमा को क्या नुकसान करेगा। शुभग्रह की राशि में चंद्रमा राहु की युति उतना नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि जिस राशि में है उस राशि के स्वामी का भी तो गुण धर्म राहु के पास में आ जाता है। तो राहु में कुछ शुभग्रह का गुण आ गया, इसलिए चंद्रमा को कम सिद्ध करे। लेकिन अगर पापग्रह की राशि में चंद्रमा राहु की युति हो जाती है तो वह थोड़ा सत्य। लेकिन कोई खास बीमारी हो ही जाए या कोई निश्चित नहीं है, दूसरा भी बीमारी हो सकता है। अगर बीमारी के योग कुंडली में बनते हैं तो उसके परिहार के भी सूत्र काफी बनते हैं। यदि कुंडली में परिहार के योग लग रहे हो तो क्या वह बीमारी होगी? जी नहीं। नहीं होगी। नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु समझ में आया होगा हम सबको। और यदि कक्षा अच्छी लगी है तो इस कक्षा की वीडियो को अपने मित्रों को भी बोले। कल की कक्षा में हम लोग इसी अध्याय के 111वें श्लोक से आगे पढ़ने एवं समझने का प्रयास करेंगे। 111वें श्लोक से आगे। यदि